गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, यानी आज से हजारों वर्ष पूर्व इतिहासकारों के द्वारा किनका प्रचलन हुआ, किन शब्दों का प्रचलन हुआ, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें सर्वप्रथम इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली जो आपका शब्दकोश होता है, शब्दों का निर्माण कहाँ से हुआ, जो पुराने शब्द थे वो नए शब्दों में कैसे परिवर्तन हुए और उन शब्दों के बारे में हम लोगों ने किस प्रकार से जानकारी मिली। तो उसी से संबंधित कुछ ऐसे शब्द थे जो आज हम जिन शब्दों का प्रचलन है हमारे समाज में, वो कुछ ऐसे शब्द भी थे जो पुराने रूप में अलग नामों से प्रख्यात थे, या किन शब्दों की कहाँ से रचना हुई और शब्दों का कैसे निर्माण हुआ, कैसे हमारे प्रचलन में आए, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, क्योंकि ऐतिहासिक जो अभिलेख होते हैं, ऐतिहासिक जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख के द्वारा हमें पता चला है कि कोई शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई और उनका निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि ये भाषाएं समय समय के साथ बहुत ही बदली है। जैसे उदाहरण के लिए मध्य युग में की जो फारसी और आधुनिक फारसी भाषा में भिन्नता है। मध्य युग में दिया है हम मध्य युग में जो फारसी भाषा थी, फारसी भाषा, उसमें दोनों में अंतर है, चाहे वो पुरानी हो या नहीं। तो यहाँ पर कुछ अंतर, क्योंकि यह मिलता सिर्फ व्याकरण और शब्द के भंडार। सभी जानते हैं कि जो शब्दों का प्रचलन होता है हिंदी भाषा में वो व्याकरण के आधार पर भी किया जाता है और समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ, जैसे उदाहरण के लिए अगर उदाहरण में हम नाम दें हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान जिसमें हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लिखते हैं, क्योंकि पुराना नाम क्या था और आज हम इसको, यानी पुरानी स्थिति थी और नई क्या होगी, हो गई। पुरानी भाषा में इसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते थे और नई भाषा में ये भारत के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार 13वीं सदी में जब मिराज, जो फारसी इतिहासकार थे, सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। जो हिंदुस्तान का प्रयोग किया था वो जो इतिहासकार थे आधुनिक राष्ट्र के, या इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, इनके द्वारा इस शब्द की उत्पत्ति की गई थी और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था वो कौन से राज्य आते थे, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का भाग, जो गंगा यमुना का जो बीच का भाग है, बीच में स्थित इलाका के बीच का इलाका, इसके बारे में हिंदुस्तान शब्द की जो व्याख्या की गई थी वो इन क्षेत्रों के आधार पर उनका नाम हिंदुस्तान हुआ था। उसने इस शब्द के राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। और इसका जो विनाश जो इतिहासकार हुआ था, उसने ये दिल्ली की जो सल्तनत थी उनके अधीन जो राज्य थे उन राज्यों के क्षेत्र को पूरा हिंदुस्तान के नाम से बनाया था। लेकिन
हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, यानी केवल इधर ही का इलाका था, उसी में था, और जो दक्षिणी क्षेत्र था वो कभी भी इसमें नहीं हुआ। हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान शब्द का जो यहाँ के रहने वाले निवासी थे, पशु पक्षी थे या यहाँ का व्यक्ति जो थे, उनके बारे में अध्ययन किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान है, यानी 14वीं सदी में जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो ने इसका नाम हिंद के नाम से जाना जाता था, हिंद, और इस हिंद के आधार पर इससे मिलता जुलता इसको क्या बना दिया, बनारस सुल्तान ने हिंदुस्तान बना दिया। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक के रूप में पहचाना जा रहा है, हिंदुस्तान सबसे वे राजनीतिक राष्ट्र नहीं जुड़े थे जो हम आज जुड़ते हैं, यानी इस हिंदुस्तान से जो नई समाज में कुछ है वो उस टाइम जुड़े थे, कुछ ही में जुड़े हुए थे। जो आज भारत से लोग जुड़े हुए हैं तो हिंदुस्तान से कुछ ही शहर थे, कुछ ही इलाके थे जो उससे जुड़े हुए थे। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ यह भी कहा जा रहा है किसी भी इतिहासकार को किसी शब्द का प्रयोग करने में बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। इतिहासकार ने खोजो की तो उसके हिसाब से अब हिंदुस्तान यहाँ पर स्पष्ट क्या हुआ, अभी तक सब चाहते थे कि पूरा क्षेत्र हमारा, पूरा जो भारत है पूरा हिंदुस्तान था, बल्कि क्या था, इनके आधार पर क्या था कि हिंदुस्तान में उनका पंजाब, हरियाणा और गंगा नदी के बीच का इलाका था, उसको हिंदुस्तान माना गया था, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन था। तो इसी प्रकार से उनके अर्थ अलग होते, इतिहासकारों को ध्यान रखना चाहिए कि जो पुराने शब्द थे उनका पुराने समय में उनका अर्थ अलग था, और उन शब्दों का जब प्रचलन हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उन नए शब्दों का अर्थ अलग है। यहाँ पर हिंदुस्तान और भारत को अगर देखें तो दोनों का अर्थ अलग हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान वो क्षेत्र था जो दिल्ली सल्तनत के अधीन था, और आज भारत का पूरा देश है, जो एक एशिया महाद्वीप है उसके अंदर जो एक देश है, भारत देश का पूरा देश है, उस पूरे देश के अंदर सब आ रहे हैं, उसमें दक्षिण भी है, जबकि हिंदुस्तान में कभी दक्षिणी क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया गया, दक्षिणी क्षेत्र को माना नहीं गया, साउथ इलाका पूरा भरा है, ठीक है, उसको नहीं माना गया। तो आज भारत का पूरा समावेश हो गया इसका। इसी प्रकार उदाहरण के लिए शब्द लेते हैं विदेशी, एक शब्द आता है विदेशी, ये एक शब्द है विदेशी। विदेशी शब्द जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, ये होता है। देशी तो उसको कहते हैं जो भारत का निवासी हो, भारत का नागरिक हो, भारत में रहने वाला हो, वो क्या कराता है देशी हो। विदेशी शब्द क्या हो जाता है जो भारतीय ना हो। तो यहाँ पर और इसी को मध्य युग में अगर माने तो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। वहां पर क्या था, किसी भी समाज में कोई अनजाना व्यक्ति, भले उस देश का भारत देश का हो, लेकिन कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आ गया है, जैसे उदाहरण के रूप में मान लो उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति राजस्थान के किसी परिवार में चला गया जाता था, तो उसको क्या मानते थे, अनजाना, ही विदेशी माना जाता था। यहाँ पर विदेशी का अर्थ क्या है, अनजाना। आज हम लोग विदेशी का अर्थ क्या निकालते हैं, जो भारतीय ना हो, और उस मध्य युग में यानी पुराने युग में इसका अर्थ क्या निकाला गया, जो अनजाना व्यक्ति हो, जो समूह का ना हो, परिवार का ना हो, किसी अन्य प्रदेश से भी आया हो, उसको अनजाना व्यक्ति यानी विदेशी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है, जिसको परदेशी भी कहते हैं, परदेशी, और इसको अजनबी हिंदी में क्या कहते हैं, परदेशी, और फारसी में बोलते हैं अजनबी। इस प्रकार से अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, फारसी में अजनबी कहा जाता है और हिंदी में इसको परदेशी बोलते हैं। तो इस
प्रकार से यहाँ पर देखा कि इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, और नगरवासी के लिए अगर कोई नगर गाँव के वन से कहीं आया हुआ है तो उसको वनवासी को क्या कहा जाता था, विदेशी होता था। किंतु गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जैन या जात परंपराओं में से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन यदि उसी एक गांव में दूसरे संप्रदाय के लोग, दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, दूसरी जात के व्यक्ति हैं, तो उनको परदेशी या विदेशी नहीं माना जाता। और एक ही जात के उसके अगर किसी दूसरे प्रांत से आते थे या कहीं से आते थे तो उनको विदेशी माना जाता था। और आज हम लोग विदेशी किसको कहते हैं, जो भारत के का निवासी ना हो, भारतीय ना हो, वो सारे विदेशी हैं। अगला टॉपिक आता है इतिहासकार और उनके शोध। क्योंकि इतिहासकार का मतलब क्या था, खोज करना। इतिहासकारों ने पुरानी सारी वस्तुओं के शब्दों का, उनका चलन कैसे होता था, उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन पूर्णतः ये स्पष्ट नहीं हो पाता था कि वास्तविकता उनकी क्या होती थी। तो इतिहासकारों को ये भी देखना पड़ता है कि उसमें किस प्रकार से हमें, कहाँ से ये शब्द उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ क्या है, उस समय उसका अर्थ क्या था, और एक ही शब्द आपने दो शब्द देखे, उन दो शब्दों में कितना परिवर्तन था। इतिहासकार किस के कार्य करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, ऐसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। क्योंकि स्रोत होते हैं, स्रोत किसी साधन के माध्यम से ही किसी चीज़ का पता लगाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से कई ऐसे जो लोग जुड़े होते हैं जो उनसे जुड़े रहते हैं। गुप्त उदाहरण के लिए पिछले साल हमने गुप्त वंश के शासकों का अध्ययन के बारे में पढ़ा। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार स्रोत का उपयोग करते हैं, और स्रोत जो हमें कहाँ से मिलते हैं, किसी इतिहास का इस काल का सूचना इकट्ठी करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों और भवन निर्माण कला की सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातों पर पहले से काफी भिन्न हुई। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या वो अधिक थी और विविधता आश्चर्य के रूप बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज अनुसार सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शास्त्रों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, इन सबों को इकट्ठा करने लगे। और ये सब कहाँ किए जाते थे, पंडलियों में। इन पंडलियों में एकत्रित करते थे, मठ, मंदिर, और वो क्या पंडली होती थी, किसी पुस्तकालय में को काम करते थे, पुस्तकालय, पुस्तकालय या अभिलेखागार, अभिलेखागार, यहाँ पर ये सारे स्रोत जो थे उनको रखा जाता था। क्योंकि जितनी भी सारी विशेष जानकारी होती थी वो सब हमें पुस्तकालय, जो पुस्तकालय होते हैं वहाँ से भी प्राप्त होती है। अभिलेखागार में जो भी अभिलेख होते हैं, पुराने जो भी उस समय के जो लोग थे, उनके क्या क्या धर्मों में मानने वाले लोग थे, क्या क्या उनका प्रचलन थी, किन वस्तुओं का उपयोग करते थे, ये सब हमें अभिलेखागार, जिन्हें संग्रहालय बोलते हैं, वहाँ पर सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं। उन दिनों छापों खाने भी नहीं होते थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीश होते थे, यानी वो प्रिंटिंग प्रेस होती थी, छापे खाने होते थे, तो वहाँ पर जो नकल करने वाले होते थे, नकल करने वाले क्या कहलाते थे, नकल नवीश होते थे, नकल नवीश के नाम से जाने जाते थे। जो जैसे आज लोग फोटो कॉपी करते हैं, ठीक है, उनको फोटोस्टेट कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, टैग कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो उसको देख करके वो नकल करते थे, जिससे कि क्योंकि उसका पेपर खराब हो जाता था तो उसको कहीं पर भी नकल के रूप में स्टोर करते थे। इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन उसमें आए। और फर्स्ट जो लिखे, जो ब्रिज के लिए पत्र वगैरह लिखे जाते थे, छोटे मोटे महत्वपूर्ण होते थे। और प्रतिलिपियाँ जो फोटो कॉपी होती है, उनकी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थी और एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। कई बार लेखक स्वयं की समय पर अपने मूल प्रांत के संशोधन करते रहते। जो मूल प्रांत लेखक के द्वारा कोई भी वस्तुओं या किसी के बारे में लिखा जाता था, उनमें वो परिवर्तन करते थे। परिवर्तन करने का मतलब क्या होता है, तो उसको दोबारा फिर से लिखा जाता है। कुछ वाक्यों को आज हम लोग क्या करते हैं, उसको कट कॉपी पेस्ट करके अलग कर देते हैं, उसी में करेक्शन हो जाता है, लेकिन उस टाइम हमें दोबारा से उसको लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो थी, तो इतिहासकार उनके स्रोत, इतिहासकारों को इन्हीं के द्वारा, ये उनके स्रोत थे जिसके माध्यम से वो
सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज पता कर सकते हैं। पुराने में पुस्तकालय में जाकर के पुरानी उससे संबंधित जीवनियाँ वगैरह पढ़ सकते हैं और अफ्रीका काल में जो वस्तु प्रचलन था उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आज हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।